आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 5 भारत कोकिला। पाठ का नाम क्या है? भारत कोकिला। ओके, भारत कोकिला का मतलब होता है भारत की कोयल, यानी जिसकी आवाज है वो कोयल के समान मीठी है। ठीक है, तो देखो कौन है ये भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली वीरांगनाओं में सरोजिनी नायडू का नाम आदर से लिया जाता है ना। तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन चला था, उसमें पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं ने भी उनमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया था, है ना। और उन महिलाओं में, वीर महिलाओं में कौन है? सरोजिनी नायडू का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी साहित्य रूप से भी उनका भारत में स्वतंत्र आंदोलन में योगदान दिया था, है ना। वे मूल रूप से राष्ट्रभक्त महिला होने के साथ साथ महान कवयित्री भी थी और मधुर स्वर की मालकिन भी थी, है ना। तो वो क्या थे? मूल रूप से राष्ट्रभक्त महिला होने के साथ साथ क्या था? वो एक महान यानी बहुत बड़ी कवयित्री भी थी, कविताएं भी लिखती थी और मधुर स्वर की मालकिन थी, यानी उनकी आवाज वो बहुत ज्यादा मीठी थी। आइए उनकी व्यक्तित्व की बहुमुखी प्रतिभा की झलक इस पाठ में देखें। बहुमुखी, बहुमुखी यानी चारों ओर फैली हुई प्रतिभा, है ना। तो उनके व्यक्तित्व की चारों ओर फैली हुई प्रतिभा, उनके मान सम्मान की झलक है वो इस पाठ में हम देखते हैं, है ना। तो देखो, देखो माँ मैंने एक कविता लिखी है। तो सरोजिनी नायडू जब बचपन में थी, छोटी बच्ची थी, उस समय वो अपनी माँ से कहती है कि देखो माँ मैंने एक कविता लिखी है। तो माँ कहती है सुनाओ। माता ने आश्चर्य से उनकी ओर देखकर कहा, लेकिन तुम तो बीजगणित के सवाल हल कर रही थी, है ना। बड़ी आश्चर्य से देखा, बोले क्या कविताएं लिख रही हो? तुम तो क्या कर रही थी? मैथ्स के जो बीजगणित है वो निकाल रही थी, तुम तो मैथ्स के सवाल निकाल रही थी, और बीच में ये कहां से आ गया? हाँ कर तो रही थी, लेकिन जब वह समझ में नहीं आया तो मैंने एक कविता लिख डाली। हाँ बोला, मैं गणित के सवाल तो निकाल रही थी लेकिन मुझे ये सवाल है वो समझ में नहीं आया, तो मैंने सोचा कुछ और कर लेते हैं, तो मैंने एक कविता ही लिख डाली। तो उसके आग्रह करने पर माँ कविता सुनने बैठ गई। तभी उसके पिताजी भी वहां पहुंच गए। अपने 11 वर्ष की बिटिया सरोजिनी के मुंह से इतनी सुंदर और सुरीली कविता सुनकर माता पिता गदगद हो गए, है ना। तो सरोजिनी ने क्या किया? बार बार माता को क्या किया? आग्रह किया, प्रार्थना की, मम्मी सुन लो प्लीज प्लीज प्लीज, है ना। और बार बार कहने के बाद वो क्या है, उसकी कविता सुनने के लिए बैठ जाती है उसकी माता, है ना। और तभी उसके पिताजी भी आ जाते हैं। तो अपनी 11 वर्ष की बच्ची, यानी उस समय सरोजिनी नायडू वो कितने वर्ष की थी? 11 वर्ष की थी, और उसके मुख से इतनी सुंदर और सुरीली कविता सुनकर और उनके माता पिता वो गदगद हो गए, अर्थात बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए, है ना। उन्होंने बेटी को शाबाशी देकर कहा, तू तो गाने वाली चिड़िया जैसी है, बिल्कुल कोयल जैसी, है ना। तो क्या कहा? प्रशंसा में क्या कहा? शाबाशी देकर क्या कहा? कि बोला तुम तो क्या हो? तुम तो गाने वाली चिड़िया जैसी हो, बिल्कुल कोयल जैसी, है ना। कोयल है वो बहुत ही मीठा गाती है ना। ठीक है, तो अब फिर आगे देखो, माता पिता की ये बात सत्य सिद्ध हुई। उस दिन के बाद जो लिखने का क्रम चला तो वह चलता ही रहा, है ना। तो माता पिता ने जो कहा था ना कि तू तो गाने वाली चिड़िया जैसी है ना, तो ये बात उनकी सिद्ध हो गई, साबित हो गई। और ये जो लिखने का जो क्रम चलाना यानी लिखना शुरू किया, तो उसके बाद वो लिखना का काम हो वो आगे चलता चलता ही रहा। 13 वर्ष की उम्र में उस नन्ही बिटिया ने द लेडी ऑफ द लेक नाम से 1300 पंक्तियों की एक लंबी कविता लिख डाली। लो भी, अब इतनी बड़ी पोएम लिख डाली, कितने लाइनों की? 1300 पंक्तियों की एक लंबी चौड़ी कविता लिख डाली, और उसका नाम क्या था? द लेडी ऑफ द लेक, है ना। इतना ही नहीं, इतना इतने नहीं, कुछ ही महीने बाद उन्होंने माहिर मुनिर नामक नाटक भी लिख डाला, है ना। इतना ही नहीं बल्कि कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद उन्होंने क्या किया? माहिर मुनिर नाम का एक नाटक लिख दिया, है ना। सरोजिनी का कंठ अत्यंत मधुर था। वे जब कविता पाठ करने लगती तो उनका संगीतमय मधुर स्वर सुनकर श्रोता मंत्र मुग्ध हो जाते थे। यानी उसकी जो सरोजिनी नायडू है, उनका स्वर इतना मीठा था, इतना मीठा था कि जो भी श्रोता, यानी जब वो कविता पाठ करती थी तो श्रोता यानी जो सुनने वाले, तो उनका मधुर संगीतमय, है ना, संगीतमय मधुर स्वर सुन करके और श्रोता जो सुनने वाले वो पूरी तरह से मंत्र मुग्ध हो जाते थे, यानी उनके ऊपर पूरी तरह से मोहित हो जाते थे। यही कारण है कि सरोजिनी को भारत कोकिला नाम से जाने लगा, है ना। इसलिए सरोजिनी नायडू को क्या, किस नाम से जाने लग गया? किस नाम से जानने लग गए? भारत कोकिला नाम से उनको जानने लग जाते हैं।
है ना। सरोजिनी एक का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था, है ना। तो सरोजिनी नायडू का जन्म है एक ब्राह्मण परिवार में हुआ और 13 फरवरी, है ना, 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था, है ना। पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय तथा माता वरदा सुंदरी देवी की कविता लेखन में विशेष रुचि थी, है ना। तो पिता का नाम क्या था? अघोरनाथ चट्टोपाध्याय और माता का नाम था वरदा सुंदरी, और वो भी कविताएं लिखने में रुचि रखती थी, है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं। तो इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया कि उसकी माता वो कविताएं लिखने में बड़ी रुचिकर थी, है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सरोजिनी ने काव्य लेखन की प्रतिभा अपने माता पिता से विरासत में पाई है ना। तो अपने माता पिता से वो किस में पाई है? विरासत, यानी पूर्वजों से अर्जित धन, है ना। तो ये जो लिखने की प्रतिभा है वो कहां से मिली उनको? अपने माता पिता से मिली है, ठीक है। सरोजिनी का अध्ययन के साथ साथ कविता लेखन का कार्य भी चलता रहा। सन 1890 में सरोजिनी ने मद्रास विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से में उत्तीर्ण की, है ना। तो सरोजिनी पढ़ाई के साथ साथ लिखने का कार्य भी उनका साथ में चलता रहता था। और 1890 में सरोजिनी नायडू मद्रास विश्वविद्यालय, वहां से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा वो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। यानी उस समय लड़कियों का पढ़ना बिल्कुल भी वर्जित था, यानी बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता था उनको। लेकिन उस समय उन्होंने क्या किया? मद्रास जो यूनिवर्सिटी है ना उसको टॉप कर दिया, है ना। प्रथम श्रेणी से वो क्या होती है? उत्तीर्ण होती है। एक बालिका के लिए ऐसी सफलता प्राप्त करना उन दिनों असाधारण बात थी, है ना। उस समय उस लड़की फर्स्ट डिवीजन से पास होना बहुत ही बड़ी सफलता मानी जाती थी। क्यों? क्योंकि उस समय लड़कियां पढ़ती बहुत कम थी और फर्स्ट डिवीजन आना तो बहुत ही मुश्किल था। आजकल तो आ जाती है, लेकिन पहले बड़ा मुश्किल था। अगर किसी को फर्स्ट डिवीजन आ जाती थी, वो 5 दिन गाँव में क्या करता है? घूमता फिरता रहता है कि हाँ मेरे फर्स्ट डिवीजन है। लेकिन आजकल पता ही नहीं है कब आया और कब गया ना। अध्ययन के साथ साथ सरोजिनी में गंभीरता आती गई, उनकी कविता के विषय भी बदल गए, है ना। तो अध्ययन के साथ साथ क्या हुआ? उनकी सरोजिनी है ना, उनमें गंभीरता आती गई, यानी और भी ज्यादा गंभीर होने लगे और उनकी कविता के विषय भी बदलने लग गए जैसे जैसे बढ़ती है ना। अब वे अपना समय स्वतंत्र अध्ययन करने और उच्च कोटि की कविताएं लिखने में लगाना चाहती है। तो अपना पूरा का पूरा समय है वो किस में देना चाहती है? कविताएं लिखने में देना चाहती है, और वो भी उच्च कोटि के, है ना। उच्च कोटि यानी अच्छी श्रेणी के या श्रेष्ठ, है ना, कविताएं लिखना वो चाहती है ना। उच्च शिक्षा के लिए उन्हें इंग्लैंड भेजा गया। वहां उनका परिचय अंग्रेजी के प्रसिद्ध साहित्यकार एडमंड गोसे से हुआ, है ना। तो आगे पढ़ाई करने के लिए वो कहां चली जाती है? उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चली गई, ठीक है। और वहां उनका परिचय किससे होता है? एक प्रसिद्ध, वहां के जो प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार थे जिनका नाम था एडमंड गोसे, उनसे उनकी मुलाकात होती है। उन्होंने सरोजिनी की कविता लेखन की क्षमता और रुचि को देखकर उन्हें भारतीय समाज को ध्यान में रखकर कविता लिखने का सुझाव दिया, है ना। तो वहां पर उन्होंने क्या किया? जो एडमंड गोसे उन्होंने जो सरोजिनी नायडू, उनकी कविता लेखन की उनकी क्षमता देखी, उनकी रुचि देखी, है ना। तो ये सब कुछ देखकर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक सुझाव दिया, क्या है कि आपको जो भी कविता है वो भारतीय समाज को ध्यान में रखकर आपको उसको लिखना चाहिए, है ना। और फलस्वरूप सरोजिनी के 3 कविता संग्रह प्रकाशित हुए, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग और द सेपरेट फ्लूट, है ना। इनमें भारतीय समाज के बारे में इसमें बताया गया, है ना। द गोल्डन थ्रेशोल्ड जब छपकर आया तो इंग्लैंड का साहित्य जगत भी आश्चर्यचकित रह गया, है ना। जब ये काव्य छपकर आया, कौन सा? द गोल्डन थ्रेशोल्ड, है ना। जब ये छपकर आया तो इंग्लैंड का जो साहित्य जगत है वो पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गया कि वो एक महिला, वो भी विदेश में आकर के, यानी कोई विदेशी महिला आकर के और इस तरह का काव्य लिख रही है, तो सारे के सारे आश्चर्यचकित हो गए, है ना। वहां के साहित्यकारों और समाचार पत्रों ने एक स्वर में उनकी प्रशंसा की और भारत ने भी इस सफलता पर सरोजिनी की सराहना की, है ना। तो वहां का जो साहित्य जगत और समाचार पत्र है, उन्होंने उनकी बहुत ही ज्यादा प्रशंसा की इस पर छपने की वजह से, है ना। और जो भारत के लोग हैं, भारतीय, उन्होंने भी क्या किया? उनकी बड़ी ही प्रशंसा की। भारत लौटने पर सरोजिनी का विवाह 1898 में मुथेल्ला गोविंद राजुलू नायडू के साथ हुआ, ठीक है।
अब भारत लौटने के बाद, यानी वो इंग्लैंड से पढ़ने के लिए गए, वहां से लौटने के बाद क्या हुआ, 1898 में मुथयल्ला गोविंद राजुलु नायडू के साथ में उनका विवाह हो जाता है। ये हैदराबाद के रहने वाले तथा सेना में डॉक्टर थे। अंतरजातीय विवाह था जिसकी उनके माता पिता ने सहर्ष अनुमति प्रदान की और उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखी था, है ना। तो ये जो है ना गोविंद राजुलु नायडू, ये क्या थे, हैदराबाद में के रहने वाले थे और वहीं पर वो क्या थे, सेना में डॉक्टर थे। ये सेना में क्या थे, डॉक्टर थे। और ये एक अंतरजातीय विवाह था। अंतरजातीय यानी दूसरी जाति में विवाह हुआ था, यानी वे ये तो ब्राह्मण थी और ये दूसरी जाति के थे, है ना। तो उस समय दूसरी जाति में विवाह करना भी प्रतिबंधित था, लेकिन उसके माता पिता, सरोजिनी नायडू के माता पिता ने खुशी से उनको क्या कर दी, उनके विवाह की अनुमति प्रदान कर दी और दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत ही ज्यादा सुखपूर्वक था। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद सरोजिनी नायडू राष्ट्र प्रेम तथा मातृभूमि को संबोधित कर कविताएं लिखने लग गई, है ना। तो गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी के संपर्क में आई, क्यों, क्योंकि उस समय हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, है ना। तो संपर्क में आए और संपर्क में आने के बाद उन्होंने क्या किया, राष्ट्र प्रेम और मातृभूमि को संबोधित करके और कविताएं लिखना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। ठीक है। सरोजिनी नायडू की रचनाओं को पढ़कर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका हृदय देश प्रेम से सर्वथा ओतप्रोत रहा है ना। तो क्या सरोजिनी नायडू की रचनाएं पढ़कर हम ये पता लगा सकते हैं कि उनकी जो भी भावनाएं वो सब देश प्रेम की भावनाएं से ओतप्रोत थी, यानी पूरी तरह से भाव विभोर हुई थी, यानी पूरी तरह से डूबी हुई थी। सन 1912 में द वर्ड ऑफ टाइम नामक कविता संग्रह का प्रकाशन हुआ। इनकी प्रशंसा करते हुए पार्कशायर पोस्ट नामक पत्र ने लिखा था, श्रीमती नायडू ने हमारी भाषा को तो समृद्ध किया ही है, पूर्व देशों की भावना और आत्मा से भी हमारा निकट का संपर्क करवाया है ना। तो उनके द्वारा 1912 में एक काव्य संग्रह, कविता संग्रह आया, द वर्ड ऑफ टाइम, है ना। तो ये प्रकाशन हुआ। जब ये प्रकाशन हुआ तो इनकी प्रशंसा करते हुए पार्कशायर पोस्ट नामक जो पत्र है ना, पत्र ने क्या पत्र लिखा था, है ना, क्या लिखा हुआ उसमें कि जो श्रीमती नायडू है उन्होंने हमारी भाषा को क्या किया, समृद्ध के आगे बढ़ाया है ना। और पूर्वी देशों की भावना और आत्मा है वो किसे हमारे और भी ज्यादा निकट ला दी है ना। सरोजिनी नायडू में तारों तक पहुंचने के लिए ऊपर उठने की चाह थी। उन्होंने अपने कविता संग्रह द ब्रोकन विंग में लिखा है ना। तो उनकी इच्छा क्या है, तारों तक, यानी बहुत ही ऊंचाइयों तक जाने की उनकी इच्छा है। ऐसा उन्होंने किस में बताया था, द ब्रेकन विंग में उन्होंने लिखा है। ऊंचा उड़ती हूं मैं कि पहुंचू नियत झरने तक, टूटे ये पंख लिए मैं चढ़ती हूं ऊपर तारों तक, है ना। तो वो क्या कह रही है कि मैं इतना ऊंचा उठना चाहती हूँ कि मैं जहां से वो झरने निकलते हैं ना मैं वहां तक पहुंचना चाहती हूँ, और मैं अपने टूटे हुए पंख लेकर मैं कहां मेरे टूटे हुए पंख है लेकिन फिर भी मैं कहां पहुंचना चाहती हूँ, उन्हें तारों तक पहुंचना चाहती हूँ। गोपाल कृष्ण गोखले सरोजिनी नायडू के अच्छे मित्र थे। वे उस समय भारत को अंग्रेज सरकार से मुक्त कराने का कार्य कर रहे थे। इस कार्य से सरोजिनी नायडू बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने कहा, देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा देकर कोई भी ईमानदार इंसान बैठकर केवल गीत नहीं गुनगुना सकते। कवित्री होने की सार्थकता इसी में है कि वे संकट की घड़ी में निराशा और पराजय के क्षणों में आशा का संदेश दे सकूं, है ना। तो वो क्या थे, अब गोपाल कृष्ण गोखले और सरोजिनी नायडू बहुत अच्छे मित्र थे। ठीक है। तो उस समय भारत को अंग्रेजी सरकार से मुक्त करवाने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले वो क्या कर रहे थे, कार्य कर रहे थे, यानी स्वतंत्र आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे। और इस कार्य से सरोजिनी नायडू बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुई और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देश को गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ देकर कोई भी ईमानदार व्यक्ति है वो क्या कर सकता, चुपचाप बैठ करके घर में बैठ करके कविताएं लिखकर गुनगुना नहीं सकता वो, है ना। तो उसने क्या किया, अपने कवित्रिता को सार्थक करने के लिए उसने क्या किया, इस संकट की घड़ी में उन्होंने निराशा और पराजय के कुछ क्षणों को आशा का संदेश दे सकूं, यानी लोगों में आशा का संदेश देने के लिए उन्होंने कविताओं की रचना की, है ना। ऐसा दृढ़ संकल्प करके सरोजिनी ने देश भर में चारों तरफ घूम घूम कर स्वाधीनता का संदेश फैलाने का बीड़ा उठाया, है ना। तो इस प्रकार दृढ़ संकल्प करके यानी पक्का इरादा करके और उन्होंने क्या किया, सरोजिनी नायडू ने देश भर में चारों तरफ घूम घूम करके स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता का संदेश
फैलाने का बीड़ा उठाया, यानी वो चारों तरफ घूम घूम के लोगों को जागृत करें, है ना, ऐसा उन्होंने पक्का निश्चय कर लिया। अब उनका अधिकतर समय राजनीतिक कार्यों में व्यतीत होने लगा और उनका कविता लेखन कार्य धीमा पड़ गया, लेकिन जो स्थान अंग्रेजी काव्य में उन्होंने अपने लिए बना लिया था वह आज भी विद्यमान है। यानी अब वो धीरे धीरे अब वो किस में आने लगे, लेखन कार्य के अलावा वो किस में आने लगे, राजनीति में आने लग जाती है। ठीक है, और राजनीति में आने की वजह से क्या हुआ, उसका ज्यादा से ज्यादा समय वो राजनीति में व्यतीत होने लग गया और जो लिखने का कार्य वो बिल्कुल भी धीमा पड़ जाता है। लेकिन उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में जो अपना स्थान प्राप्त कर लिया है उस ऊंचाई पर आज व्यक्ति कोई भी नहीं पहुंच सकता, है ना, वो आज भी वहां पर मौजूद है। सरोजनी को लेखनी के साथ साथ वाणी का भी वरदान मिला था। लोग उनके धारा प्रवाह भाषण को मंत्रमुग्ध होकर सुना करते थे। वे पर्दा प्रथा पर प्रहार, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल और स्वदेशी की भावना का प्रचार आदि विषयों को लेकर देश के विभिन्न भागों में जागृति का संदेश लेकर आई थी, है ना। अब सरोजनी को लिखने के साथ साथ क्या था, वाणी का भी वरदान मिला हुआ था, है ना। वो बहुत ही मधुर, बहुत ही मीठा बोलती थी और धारा प्रवाह भाषण को सुनकर, यानी लोग हैं वो सरोजिनी नायडू के जो भाषण देने का जो तरीका है उस भाषण को सुनकर वो बड़े ही मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे और वे क्या करते थे, पर्दा प्रथा पर प्रहार करते थे, है ना। पर्दा प्रथा पर प्रहार यानी चोट करती थी, किसके ऊपर, पर्दा प्रथा, यानी उस समय महिलाएं वो क्या रहती, पर्दे में रहती थी, तो उसके खिलाफ उन्होंने क्या किया, जोर उठाया, वो आवाज उठाई थी उन्होंने, है ना। और हिंदू मुस्लिम एकता पर उन्होंने बल दिया कि हिंदू और मुस्लिम को एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, है ना। और स्वदेश की भावना पर उनका क्या किया, प्रचार प्रसार कर के, और इस प्रकार का संदेश है वो लोगों तक जागृति का संदेश लेकर पहुंचती है। ठीक है, उनके जोशीले भाषणों को की देश भर में बहुत धूम थी। जब गांधी जी सन 1916 में कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित हुए, उन्होंने वहां पर भी सरोजनी को उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए पाया, है ना। तो क्या हुआ, देखो उनके जोशीले भाषण यानी पूरे ओजपूर्ण यानी जोश देने वाले भाषणों को सुनकर देश में चारों तरफ धूम मच गई थी। और 1916 में एक कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जिसमें गांधी जी भी वहां सम्मिलित हुए थे, है ना। तो उन्होंने भी क्या किया, सरोजिनी नायडू का उत्साहपूर्वक भाषण में भाग लेना, है ना, उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए उनको देखा। और यहीं पर जवाहरलाल नेहरू से उनकी पहली भेंट हुई थी। नेहरू जी ने लिखा है, मैं उन दिनों सरोजिनी नायडू के कई धाराप्रवाह भाषणों से प्रभावित हुआ और वे राष्ट्रीयता और देशभक्ति से भरी पूरी थी, है ना। तो वहीं पर उसी अधिवेशन में क्या हुआ, 1916 का जो अधिवेशन था उसी में गांधी जी और नेहरू जी से उनकी मुलाकात होती है और वहीं पर वो गांधी जी नेहरू जी भी उनसे धाराप्रवाह भाषण से बड़े प्रभावित होते हैं और उन्होंने भी लिखा भी है कि धाराप्रवाह भाषणों से बहुत प्रभावित है और उनमें वे क्या है, राष्ट्रीयता और देशभक्ति से पूरी तरह से भरी पूरी है, यानी उनके अंदर राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की भावना पूरी तरह से भरी हुई है। सन 1919 में जब प्रथम सत्याग्रह आंदोलन का प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया गया तो उसमें सरोजिनी नायडू ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सन 1922 में गांधी जी पर मुकदमा चला और उन्हें 6 वर्ष की सजा हो गई थी, है ना। अब देखो, जब 1919 में क्या बोला था, प्रथम जो सत्याग्रह आंदोलन का प्रतिज्ञा पत्र हुआ था तैयार, तो उसमें भी सरोजिनी नायडू ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और 1922 में गांधी जी के ऊपर मुकदमा चला, आरोप साबित हुआ और उनको 6 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। अच्छा ठीक है, तो इस समय सरोजिनी ने खादी वस्त्र धारण किया और देश के कोने कोने में सत्याग्रह आंदोलन का संदेश पहुंचाने का कार्य में लग गई। इस समय ये कवित्री होने के साथ साथ स्वतंत्र आंदोलन की उच्च कोटि की नेता भी थी, है ना। तो अब क्या हुआ, गांधी जी जेल में चले गए और जेल में जाने के बाद इस समय यानी वो जेल में चले गए तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, खादी वस्त्र धारण किए, किसने, सरोजिनी नायडू ने, और देश के कोने कोने में सत्याग्रह का संदेश, सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था ना, उसका संदेश पहुंचाया और उस कार्य में लग गई। ठीक है, इस समय वे कवित्री होने के साथ साथ एक स्वतंत्र आंदोलन की एक उच्च कोटि की नेता भी थी, यानी एक श्रेष्ठ नेता भी थी। ठीक है, थैंक यू।